हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐवान सदर में, जहां पर हम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के 13वें सरबराह मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ गुफ्तगू करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे मुल्की और गैर मुल्की मामलात, सियासी और इंतज़ामी उमूर, उसके साथ साथ अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इन तमाम चीज़ों से निमटने की हिकमत अमली, और इसके साथ साथ कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होगी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान। लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। वालेकुम सलाम। एंड मिस्टर प्रेसिडेंट सर, बात का आगाज़ कर लेते हैं थोड़ा अफ़गानिस्तान वाले इशू से, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक भी है और बड़ा रेलिवेंट इसलिए है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, वहाँ की स्टेबिलिटी से मशरूत है। आने वाला अफ़गानिस्तान या अफ़गान हुकूमत का अफ़गानिस्तान आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एक तो अपनी हम पाकिस्तान की बात ज़रूर कर लें, साथ साथ बिल्कुल मामला क्लियर है मेरे जहन के अंदर। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मदद है कि अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन रहे और अफ़गानिस्तान के अंदर एक पीसफुल हुकूमत आ जाए जो इंडियन इंटरफेरेंस वगैरह इन सब चीज़ों को रोक ले, तो पाकिस्तान के लिए तो बोनांजा है। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बोनांजा। इस वजह से बोनांजा है कि इतने डेवलपमेंट की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन ज़माने में। ये जो अमेरिकन डेवलपमेंट करने की कोशिश करते रहे, जंग भी चलती रही, डेवलपमेंट भी होता रहा, पैसे भी चोरी होते रहे, बहुत बड़ी कहानी है वो तो अलग कहानी है। मगर अगर वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बोनांजा होगा। आप ये देखिए कि जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गान लोगों का हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों का हुआ, ठीक है ना, उनका बहुत हुआ, हमारा भी हुआ। यानी दूसरा अफेक्टेड कंट्री पाकिस्तान था, वर्स्ट अफेक्टेड। यानी हम ये कहते हैं कि $150 बिलियन की हमारी मईशत पर फ़र्क पड़ा और तकरीबन लाख लोग हमारी इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे शहीद हुए, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। फिर पीछे 35 लाख या 40 लाख अफ़गान महाजरीन यहाँ रहे, तो हमारी मईशत पर जो असर हुआ। तो मैं एक समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन आया तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। सबसे ज़्यादा भला उनका होगा खुद, और दूसरा हमारा सारा रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका जो डायस्पोरा यहाँ था ना, जैसे हम सोचते हैं हमारा डायस्पोरा बाहर है, वो हमारी मदद करे इंटेलेक्चुअली भी, पैसे से भी, उनका भी डायस्पोरा इधर है। 35 लाख लोग यहाँ आए हैं, यहाँ अभी भी रह रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से होकर गए हैं। तो अफ़गानिस्तान की सारी आबादी पाकिस्तान के मामलात से वाकिफ़ है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है। अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत इंफॉर्मेशन बेस भी बहुत बड़ा है, हर चीज़ का बेस बड़ा है, कंस्ट्रक्शन बेस भी बहुत बड़ा है, हमारे लोग कंस्ट्रक्शन में वहाँ शामिल होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। लिहाजा मैं दुआगो हूँ कि अफ़गानी भाइयों के लिए अमन की ज़रूरत है और फिर पाकिस्तान के लिए भी। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान ने ये बात बड़ी क्लियरली सबसे पहले अमेरिका को कही कि हमारी ज़मीन तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। दूसरी मरतबा उन्होंने चाइना से ये बात कही, फिर पाकिस्तान को भी और अपने पड़ोसियों को भी ये बात कह दी, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ कोई तंबीही अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिए कि हमारी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करो। चौथी बात कि कश्मीर के मामले में उन्होंने प्रो कश्मीर स्टांस ले लिया। उनकी यानी मुसलमान होने के नाते बड़ी मजबूरी भी है, यानी दिल भी उनका चाहता होगा प्रो कश्मीर, उन्होंने प्रो कश्मीर स्टांस भी ले लिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो कैफियत है दुनिया में भी, वो एक अजीब रंग अख्तियार किया है। यानी दुनिया कहती है कि जी तुम लोगों की वजह से जंग हारे, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अफ़गानिस्तान की जंग वो हारे बिकॉज ऑफ बैड डिसीजन मेकिंग। अमेरिका को इमरान खान, मैंने कल परसों एक तकरीर में कहा कि अमेरिका को इमरान खान पहले दिन से कह रहा है, और मेरी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जंग इसका रास्ता नहीं है। जिस दिन काबुल पर बमबारी हुई
उस दिन इमरान खान साहब ने और मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये गलत है, काबुल पर जब इन्होंने पहली बमबारी की, ये गलत है, ये हल नहीं है। तो 20 साल से हम कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका को 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर कर इमरान खान की और पाकिस्तान की बात आज समझ में आई है। 20 साल बड़ा महंगा, 2.3 ट्रिलियन डॉलर और लाखों लोगों को शहीद करके तबाही फैलाकर ये बात आज समझ में आई। और अपनी नाकामी का एतराफ नहीं, वो स्केपगोट पाकिस्तान को बना रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम हार गए। चलो मैं एक और स्टेप उठाता हूँ, ये बात है गलत कि पाकिस्तान की वजह से वो हारे, वो मामलात ही ऐसे हैं कि वो उसको वो हल नहीं कर सकते थे ऐसे। मगर ये सोचो कि पाकिस्तान का अगर मशवरा 20 साल पहले सही था तो ये तो इमरान खान को सियासी पीर मान लो या पाकिस्तान को मान लो, है ना, क्योंकि सम प्रेडिक्शन, इतना बड़ा प्रेडिक्शन 2.3 ट्रिलियन डॉलर और जाने इसके बाद कहीं हमला करने से पहले खान साहब से रुजू क्या करें, एक कॉल हमें आना चाहिए पाकिस्तान को कि भैया आपका क्या मशवरा है। कॉल का आपको भी इंतजार है सर? नहीं, मुझे अमेरिकन कॉल का इंतजार नहीं, क्योंकि वो अगर कॉल कर लेते तो शायद इमरान खान साहब और पाकिस्तान उनको बेहतर मशवरा देता तो इनखला बेहतर हो जाता। चले, आपने इन्वेस्टमेंट की जिक्र किया, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन बड़ी बैड इंटेंशंस के साथ इंडिया ने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और फिर इंडिया के साथ जो कुछ हुआ उसकी चीखें भी इसी वजह से ज़्यादा निकल रही हैं। तो अब वो प्रोपेगेंडा में भी उसकी एक जहरीला प्रोपेगेंडा जो काबुल के अंदर हुआ या जो पंजशेर में हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, तो इंडिया के इस जहरीले प्रोपेगेंडे जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अफगान लड़ाई जो है वो अब पाकिस्तानी लोग लड़ रहे हैं, उनको क्या आप शट अप कॉल देंगे, क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूँ कि इंडिया को ये कैफियत सूट करती है क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। यानी उनकी बीमारी क्या है, वो अपने अवाम के अंदर एक आग लगा रहे हैं अवाम के अंदर। यानी आप ये देखिए कि सिटीजनशिप एक्ट उनका बड़ा बेहुदा, इस ज़माने में ये कानून आना, दुनिया ने इसकी इतनी मजम्मत नहीं की जितनी होनी चाहिए। वाजिब सा कानून है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई आईडी नहीं है, जो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 40-50% लोगों के पास नहीं है। अच्छा, अगर आईडी नहीं है और तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे है। और तुम मुसलमान हो तो तुम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कोई कानून है? डजंट मेक सेंस। और ये दुनिया में इस ज़माने में होना, और दुनिया आंखें नीचे बैठी हुई है, बैठी रहे दुनिया आंखें नीचे हुए, मगर पाकिस्तान को। अच्छा, और फिर इसी बुनियाद पर उनके फ़ैसले ख़राब हैं, उनके एंटी मुसलमान फ़ैसले हैं, एंटी कश्मीर फ़ैसले हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर वो उस ख़ित्ते से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर शरारत कर रहे थे। अच्छा, अफ़गान हुकूमत जो थी उसके बस में भी अफ़गानिस्तान नहीं था, बल्कि मैं तो आपको इस बात की गवाही देता हूँ कि जब यहाँ पर अफ़गान डेलीगेशन आए या उनके सदर आए तो मेरे साथ भी गलत बयानी होती रही हैं। यानी गलत बयानी ये कि एक दिन उन्होंने बैठ कर ये कहा कि जी हमने इस पिछले महीने हमने 10, 15, 20 हज़ार तालिबान मार दिए। मैंने कहा यार, ना अखबार में ख़बर है तो तुम कह क्या रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया ना इंटरनेशनल मीडिया में तुम्हारी बात तो फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया पिक करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि वहाँ गलत बयानी, बेईमानी, ये सारे काम चल रहे थे, और उसमें पैसा जो आ रहा था वो अमेरिका से आ रहा था। लिहाजा वो अमेरिका को अपनी सारी नाकामी की बुनियाद पाकिस्तान पर डाल देते, अपने ऊपर तो नहीं लेते थे, पाकिस्तान पर डाल देते थे। अच्छा, अब अमेरिका की पॉलिसी नाकामी तो हुई है ना, अब वो भी किसी मुल्क के लिए या किसी इंसान के लिए अपनी गलती मानना बड़ा मुश्किल है। आपने ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ मानी होंगी? बहुत मानी है सर। ये उनके लिए मानना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा इजी स्केपगोट है पाकिस्तान। मगर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जितनी रैशनल थिंकिंग है, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि पाकिस्तान की अहमियत का, पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल अहमियत, जो आजकल मैं इससे भी मुकाबला करता हूँ कि कोविड के अंदर जो पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, वही जोग्राफिया, वही नस्ल है, वही आबो हवा पाकिस्तान के अंदर मामला ये वर्ल्ड वाइड उसको देखा जा रहा है। अब ये अल्लाह का एहसान भी है, मगर अल्लाह के एहसान के नीचे अब ह्यूमन ड्राइवर्स हम देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन ड्राइवर्स हमारे कोविड में 3-4 हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमदर्दी की बिसात बिछाई, उन्होंने कहा जी टोटल लॉकडाउन करेंगे तो भूखा गरीब भूख में मर जाएगा, है एक ये, और उन्होंने कहा इसके ऊपर पॉलिसी बनाओ, फिर एहसास प्रोग्राम, फिर अल्लाह ने मदद की, फिर मस्जिदें खुली रहीं, फिर आप लोगों ने इतना प्रचार किया।
हर जगह किया होगा, मगर ये कौम ने इसको प्रचार को एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली वही अवेयरनेस कैंपेन, यानी वही जो पढ़े लिखे लोग थे जिनके मुतालिक कहा जाता था कि वो पाबंदी कर लेंगे, तुम नहीं करोगे, वहाँ बुरा हाल है, वहाँ मास्क के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और पाकिस्तानियों ने जो कुछ कहा 100% तो कोई भी पैरवी नहीं करता ना, मगर इतनी पैरवी होगी कि मामला काबू में है। मामला काबू में। सर मैं वापस आती हूँ अफगानिस्तान पे, ताकि फिर हम दूसरे टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर स्विच कर जाएं। अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान की हुकूमत, पाकिस्तान उसको तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। मशरूत गैर मशरूत, 15 या 16 को इन्होंने टेक ओवर किया, 14 को, और पिछले पूरे महीने में मैं ये कह रहा था कि मेरे अफगानिस्तान के अंदर अगर सुलह हुदैबिया को सामने रखा जाए और एमनेस्टी डिक्लेयर की जाए और माफ़ किया जाए, इससे बड़ी एग्जाम्पल कहीं नहीं है। उसी के अंदर मैंने ये भी कहा कि नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल भी बहुत बड़ी है इस ज़माने में। वो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन फ़ैसला था इस ज़माने में, नेल्सन मंडेला, कि वो सफ़ेद फाम लोगों का कत्लेआम करा सकता था, मगर उसने जोड़ा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। तो मैं पाकिस्तान हुकूमत भी अफगानियों से, मैं तो 1.5 महीने से कह रहा हूँ सुलह हुदैबिया वाला, अब पाकिस्तान हुकूमत भी और दुनिया भी उनसे कह रही है कि सबको अपने मुशावरत की टेबल पर लाओ, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल ये कि तालिबान हुकूमत ने ये भी इंदिया दिया है, जो दुनिया की कंसर्न है कि औरतों की तालीम और औरतों की वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखो। 2 बात, और कोई तीसरी बात उनसे कोई नहीं। तो तीसरी बात ये कि जुल्म नहीं करो, हैं, अपना कानून इस्तेमाल करो। वो तो अपने कानून के एतबार से शरीयत में के मामलात को जैसे वो समझते हैं वो उसमें पक्के रहना चाहते हैं, रहें पक्के। मैं यही बात श्योरिटी दें कि जी आपकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये तो पाकिस्तान से उन्होंने कह भी दिया है, है ना, मगर ये इसके अमल के एतबार से पाकिस्तान इसमें ख्वाह रहेगा कि इसका अमल भी रहे। अच्छा, फिर दूसरी देखिए ना, हमें ख़तरा एक चीज़ का है। एक चीज़ तो क्लियर कर दी उन्होंने कि हिंदुस्तान उनकी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करेगा, हिंदुस्तान को कोई और अंदाज़ अपनाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर जो कर रहा था, या तालिबान के ज़रिए TTP पाकिस्तान के ज़रिए जो करना चाहता था, तो वो हिंदुस्तान को आसानी थी, सारे बॉर्डर के अंदर वो सारी हरकतें करता था। अच्छा, मगर दूसरी बात यह है कि हमारा इशू अब TTP है। एग्जैक्टली सर, मैं इसी पे आ रही थी कि TTP अब कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए। नहीं, TTP है थ्रेट। अच्छा, उसके ऊपर उनकी तरफ से, उनकी टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि सेकंड टियर या थर्ड टियर से ये बात आई है कि हम ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ रहें, मगर कोई हरकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करें, एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि ये इनके साथ भी जो हथियार डालकर वापस पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के साथ चलना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो वो उनको भी पाकिस्तान भी सोचेगा कि एमनेस्टी दे या ना दे, मगर एक स्टेप है ना आम माफ़ी। हाँ, पाकिस्तान सोचेगा अगर जो हथियार डालकर, जैसे लोगों को आम माफ़ी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहे हों, सबसे पहली तो बात वो है, वो अपनी आइडियोलॉजी वो TTP वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें, तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। अमन का तरीक़ा तो ये भी हो सकता है ना, ये नहीं कि पाकिस्तानी हैं और जितने हज़ार भी हैं वो बाहर हैं, हमने उनको पूरा डिसऑन कर दिया। तो कोई ना कोई तरीक़ा अपनाना पड़ेगा। फिर बॉर्डर फेंसिंग जो हुई है ना, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो 6 सितंबर के दिन वो बहुत सारे लोग उन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे थे जो बॉर्डर फेंसिंग पर। अशरफ गनी साहब, मैं उनसे पूछता था तुम्हारा इशू क्या है पाकिस्तान से। आपको याद है क्रिकेट मैच हुआ था लंदन में, उसके अंदर अफगानी और पाकिस्तानियों को लड़वाया गया था, हैं? मैंने उनसे पूछा क्या बात है यार, तुम्हारे यहाँ क्या इशू क्या है पाकिस्तान के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी आप बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो बॉर्डर फेंसिंग में तुम्हारा क्या नुकसान है। तो कहने लगा कि जी बॉर्डर फेंसिंग में ख़ानदान इधर उधर है। मैंने कहा हमारे ख़ानदान भी इधर उधर हैं, मगर तुम ही कहते हो कि वहाँ से हमला हो रहा है और हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ से हो रहा है, तो इससे अच्छी क्या चीज़ के बॉर्डर फेंसिंग कर लें। बट क्यों उनको बहाना चाहिए था अमेरिका को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि जी यहाँ से हो रहा है। अब पाकिस्तान अपनी दीवार खड़ी कर रहा है तो उस पर क्या इतराज़ हो सकता था उनको, बट उनका आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता। तालिबान ने CPEC में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है, क्या ये भी कंसीडर किया जा सकता है पाकिस्तान चाइना की तरफ से? CPEC नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि CPEC देखें, मैंने जो आपसे बात की पहले, सबसे पहले अफगान रिकन्स्ट्रक्शन की बात की, बहुत पाकिस्तान का स्कोप है, यानी मैं समझता हूँ अफगान रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप पाकिस्तान का है। दूसरा,
अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ज़रिए पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया के साथ कम्युनिकेशन लाइंस इस्टेब्लिश हो सकती हैं। और उज़्बेकिस्तान से पिछले दिनों ताजिकिस्तान के सदर आए थे। इन सारे ममालिक की इतनी ख्वाहिश है कि उनको शॉर्टकट मिल जाए समंदर तक अपनी गुड्स का। वो ताजिकिस्तान के जो सदर थे वो ये कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे यहाँ आते हुए 1 घंटा 10 मिनट लगे और आपको कराची जाते हुए 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं, तो इतना करीब है, मगर मेरी गुड्स 6000 मील ये तो मॉस्को जाती हैं या कहीं और जाती हैं, तो ये तो मेरे लिए तो बड़ा सोना है रास्ता अगर खुल जाए। तो ये भी बेइंतहा ज़रूरी है कि सी पैक या ये नॉर्थ साउथ कम्युनिकेशन और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इंक्लूडिंग टापी पाइपलाइन, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन की लाइंस। इन एक प्रोजेक्ट तो ये भी है कि रेलवे लाइन एक्सटेंड कर ली जाए सेंट्रल एशिया तक। तो ये जो जियो इकोनॉमिक हब का पाकिस्तान ने पैंतरा बदला था फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक हब, तो ये तो मैं समझता हूँ उसी एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकतें नाजिल हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है ना सारी स्ट्रैटेजी को बदल देगा। मतलब सी पैक में उनकी शराकतदारी हमारे लिए काबिल कबूल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी और सारे प्रोजेक्ट्स में कम्युनिकेशन में हम चाहते हैं कि वो शरीक हों। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त इंडिया की जो हालात है, आपने खुद भी कहा कि ज़ाहिर है उनकी जो बीमारी है वक्त के साथ साथ बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है कि भारत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात भी हों, सिविलाइज नेबरहुड वाले ताल्लुकात भी हों। तो वो क्यों कर मुमकिन है और किन शराइत पर मुमकिन है? देखिए, पहले तो पाकिस्तान हुकूमत का ये स्टैंड है बड़ा जेन्युइन सा है कि जो 2019 की 5 अगस्त के बाद की हरकत हैं उनसे वापस हो, एक बात। दूसरी बात ये कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस वो करना चाहते हैं कि वो ख़ास तौर पर वहाँ की आबादी को बदलना चाहते हैं, और ये उन्होंने इसराइल से सीखा है कि सारा वेस्ट बैंक, आपने देखा ना इसराइल के नक्शे के अंदर वो फ़लस्तीनियों को आइसोलेट करता चला जा रहा है, दीवारें खड़ी कर करके अपनी पॉपुलेशन को हर जगह फैलाना चाहता है। तो उन्होंने, हिंदुस्तान ने बहुत सारे इंसेंटिव देकर हिंदुओं को वहाँ आबाद करने की कोशिश की। मेरा किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये डेमोग्राफिक चेंज करने की जो नीयत है ये बहुत ख़राब कैफियत पैदा करती है। इसका मतलब कि वो नासूर को परमानेंट करना चाहते हैं। नासूर जब परमानेंट हो जाएगा तो ये हिंदुस्तान का कभी भी पीछा छोड़ेगा नहीं। ये नासूर लोगों नस्लों तक याद रखते हैं ये बात, और नस्लों तक जद्दोजहद करते हैं। आप फ़लस्तीनियों को देख लीजिए, 70 कितना अरसा हो गया, 67 में तो और आइसोलेट हुए, बट के 48 में इसराइल बना। इतने सालों में इतना बुरा हाल है उनका कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। मगर माँ के पेट से बच्चा निकलता है ना, जैसी पत्थर उठाने के काबिल वो पत्थर उठाता है, डिस्पाइट ऑल, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयारी नहीं होते वो, ठीक है ना। तो ये किसी नस्ल कुशी की कैफियत जो ये हिंदुस्तान कर रहा है, ये उनके लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। अच्छा, और फिर वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसमें मुसलमान दुश्मनी, आरएसएस और हिंदुत्व का जो जहनी सोच है वो मुसलमान दुश्मनी है, और मुसलमान वहाँ 14-15% है। तो अपनी कौम के अंदर वो आग लगा रहा है जिन आगों से हम निकल चुके हैं। हमने 30-35 साल में सीख लिया, वो अब उस कुएं में छलांग मार रहे हैं। अच्छा, 35A और 370 के हवाले से कहती है ऑपोजिशन के हुकूमत ने प्लेट में रख के कश्मीर उनको दे दिया। एक तरफ ये बता दीजिएगा कि इस पर हमारा स्टांस क्या है कश्मीर को लेके, कश्मीर कॉज को, प्लस गिलगित बल्तिस्तान का पीटीआई हुकूमत का भी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान ये वादा था कि हम उसको एक अलग सूबा का स्टेटस देंगे, उसकी क्या इस वक्त है? देखिए, एक तो ये कि मेरी समझ में नहीं आता ऑपोजिशन क्या कहती है। हमने क्या दे दिया? हमने उनसे कहा कि 35A या 370 कर लो, समझ भी नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से एक मजबूरी है अखाड़े की, सियासी अखाड़े की, कि हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगा देना। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले में ये गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट है। मैं तसव्वुर अपनी ज़ात से भी नहीं कर सकता कि मैं सोचूं कि कश्मीर के सिलसिले में कोई चीज़ किसी को दे दी जाए, जब तक वो कश्मीर के अवाम का ओपिनियन उसमें शामिल हो। हम तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते हैं। सही है। अच्छा, ये अगर वो एतराज़ करें कि हुकूमत ने कम किया, तो हुकूमत, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इस हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, जब कश्मीर का इशू नवाज़ शरीफ हुकूमत के दौरान भी जब चलता था,
तो मैं भी जब टेलीविज़न पर जाता था तो मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बात करता था सिर्फ कि देखो जो ये कर रहे थे उसमें ये चीज़ ऐड कर देते। मिसाल के तौर पर उन्होंने डेलीगेशन भेजे, मैंने कहा यार ये मुफ्त का ट्रिप वाले डेलीगेशन बन गए, इनको इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ, मैं अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूँ कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो हमारी साख्त को डिफ़ाइन करते हैं, उस सिलसिले, मिसाल के तौर पर आइन मेरी साख्त को डिफ़ाइन करता है, तो आइन के ख़िलाफ़ वो बात नहीं करते और नहीं करनी चाहिए, है ना। आइन अच्छा, इसी तरह से कश्मीर पाकिस्तान की साख्त को डिफ़ाइन करता है, टू नेशन थ्योरी को डिफ़ाइन करता है, मेरी बुनियाद बनता है। इसके ऊपर गैर जिम्मेदारी वाले स्टेटमेंट और ऐसे स्टेटमेंट नहीं ठीक है सर, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस कब दे रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये मामला जो कानून का है वो काबीना के अंदर डिस्कस होने वाला है और उस एतबार से होगा। और प्रोविजनल स्टेटस इस वजह से देना चाहते हैं कि हम अपनी कश्मीर आर्गूमेंट और कॉज को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर वहाँ की आवाम की डिमांड है। देखिए आवाम में भी तो फ़र्क है ना। ये कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, आपने देखा कितना पुरअमन माहौल है। ये सिर्फ हिंदुस्तान को और दुनिया को दिखाना था कि वो ऑक्यूपाइड कश्मीर तो वो है जहाँ जिलानी साहब की मैयत को इन्होंने छुपाया और रात को दफन किया और सुबह उनके बच्चों को मिली। वो तलाश करने गए कब्रिस्तान में कि कहाँ दफन किया है। कितने जुल्म की बात है, क्या अंधेर है। ये 92 साल के बुजुर्ग, कमाल है यार, डेड बॉडी भी खतरे की अलामत थी। मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ। तो ये जो तासुब है जो हिंदुस्तान की अब ज़र्रे ज़र्रे के अंदर से और हर हरकत में नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए तो तकलीफ़ देह है, मगर उनके लिए ये वो जैसे उसने लिखा था ना खुशवंत सिंह ने, द एंड ऑफ इंडिया, और उसने कहा कि ये अपने आप को, हिंदुत्व जो है अपने आप को अंदर से ख़त्म करेगी, पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं। और पाकिस्तान ने कभी नियत भी जाहिर नहीं की कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए। इंडिया की नियत है, हमारी नहीं है। हम तो पुरअमन रहना चाहते। चले सर, अब मैं ज़रा कुछ गवर्नेंस के मामला, कुछ पॉलिटिकल के मामला, इस हुकूमत के लिए ये क्यों कहते हैं कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस पे चल रही है? बिल पार्लियामेंट में लाने के बजाय सदर मुमलिकत रात के अंधेरे में किसी न किसी ऑर्डिनेंस पे साइन कर देते हैं। नहीं, रात को तो मैंने कोई नहीं साइन किया, मगर कानून बन जाता है। हाँ, मगर बड़ी क्लियर वजह है ना। अच्छा, या तो काम करो असेंबली में, देखो सारा पाकिस्तान रोक दिया जाए इस वजह से कि कानून हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। आपको मालूम है PMDC का जो कानून है, तो जब मैं असेंबली में था 2013 से 18 तक, PMLN के मिनिस्टर्स मुझसे कहते थे तुम हेल्थ कमेटी में आ जाओ, इस कानून को ठीक करना है। अच्छा, मैं तो हेल्थ कमेटी में था नहीं, मगर मैं तैयार था मॉडिफाई करने के लिए, वो कर नहीं सके। अच्छा, इसी तरह से इस हुकूमत को अगर अपाहज बना दिया जाए कि कानून नहीं पास करना, तो आइन ने एक तरीक़ा दिया हुआ है ऑर्डिनेंसेस का, ऑर्डिनेंस निकलते हैं। मगर आपको मालूम है, अगर मुझे मालूम होता आप ये सवाल करती हैं, तो मेरी पूरी स्टडी है कि हमारी हुकूमत के दौरान तो रिलेटिवली बहुत कम ऑर्डिनेंसेस निकले हैं। इन्होंने नहीं पूरे हुकूमत में 3 साल के अंदर कंपेयर टू पीपल्स पार्टी एक साल में 100 ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको टीवी पर दिखा दीजिएगा सबको, है। तो उनके लिए वो सही है, हमारे लिए गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून पास करें मिलकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून अब आया हुआ है, अच्छा मुखालफत बराए मुखालफत है, इलेक्शन होंगे धांधली का इल्ज़ाम चलता रहता है, जब एक सलूशन आ रहा है उससे इनकार कर दो। और इतनी आसान चीज़ें जैसे कैमरा नहीं लगे, यहाँ पर फ़र्ज़ करो ये कोई जगह है ऐसी बाज़ार जहाँ पर क्राइम होता है, कैमरा लगाएं, आप कहें नहीं कैमरा हम नहीं लगने देंगे। अरे क्यों नहीं लगने दोगे? सर, शिबली फराज साहब ने, जो कि IT मिनिस्टर है, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये आया कि इसको, इसमें तो ग्लू डाल के इसको किसी भी वक्त जैम किया जा सकता है। ये तो बहस, ये ग्लू डालने वाली जो बहस है ना, पिछले 4 साल से मैं कर भी रहा हूँ, है, उसी को हम हैंडल करें। ये तो मैंने बहस शुरू की थी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई जाए जो तोड़ी ना जा सके, जिसको ग्लू डालकर बंद ना किया जा सके, जिसमें प्रिंटर हो, जिसमें वोट छपे, जिसको डालें। तो ये तो सारी चीज़ें हैं ना, ये तो प्रोटोटाइप बनाई है ना, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है ना, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है, प्रोटोटाइप बनाई है। इसमें आपका एतराज़ है कि ग्लू डालकर होता है, उसका उन्होंने बताया कि ग्लू डालने से भी ये मामला रुकेगा नहीं, बताया है, मगर किसी ने नहीं सुना होगा। इल्ज़ाम लगाने में तो बड़ा आसान है। फिर ऑपोजिशन वाले 6 महीने तो ये कहते रहे कि जनाब ये तो इसमें तो ये तो हैक हो जाएगी,
पता बाकी इसको उनको ये नहीं पता था कि इसमें कोई वाईफाई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है हैक होने वाला, तो कैसे हैक हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई और चीज़ लेकर पकड़े। मैं समझता हूँ बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि इसके ऊपर ये सीरियसली मशीन को नहीं देखें, ये सिर्फ मुकाबला करें अपोजिशन और गवर्नमेंट टाइप का, और मशीन को ना देखें जहाँ से इंसाफ का बहुत बड़ा इम्कान है। ये हमेशा के लिए मुंह बंद होने का इम्कान है कि भाई वोटिंग जो है वो उसमें धांधली हो गई। तो हर इलेक्शन में, एक बाय इलेक्शन के अंदर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, मारपीट हो रही होती है कि ये हो गया, वो पोल प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गया, वो डब्बे गायब हो गए, ये हो गया। अरे सोल्यूशन क्या है फिर? सर बहुत सारे मामला भाई 70 साल में वो डिब्बे गायब हो रहे हैं, 70 साल में बैलेट पेपर चोरी हो रहे हैं, लोग डब्बे उठा के भाग भी रहे हैं। 70 साल में जनाब वो धांधली हो रही है? और जब उसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन हमें नहीं मंजूर। लेकर आओ, कोई अपना सोल्यूशन दे दो। भाई ला फरिश्ता एक आएगा, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, एक फरिश्ता आएगा, उसके नीचे सारी फौज भी होगी, उस फरिश्ते के नीचे, और सारी पब्लिक भी होगी, तब इंसाफ हो जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं सर? बहुत सारी चीज़ों में जिनमें रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। अब वो इलेक्शन, वो असेंबली में नहीं पास करेंगे तो ऑर्डिनेंस निकलेगा ना यहाँ से, फिर यानी ये ऑर्डिनेंस भी निकल सकता है। निकला तो है ये ईवीएम का ऑर्डिनेंस के जरिए आपने इसको नाफिजुल अमल करार दिया। नहीं, कम से कम इलेक्शन कमीशन और सब लोग तैयारी शुरू करें, वरना 6 महीने हम इन्हीं के इंतजार में, उसके लिए राजी हो या ना हो, 6 महीने हम इसी इंतजार में रहते ना कि ये मान जाएं, तो इलेक्शन वोटिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चर का प्रॉब्लम होता, टाइमिंग का भी प्रॉब्लम। 2 साल में नहीं मैन्युफैक्चर होती वो। अब कम से कम शुरू तो किया, ये तो शुरू भी नहीं होने देते। सर सदारती निज़ाम की बड़ी बाज़गश्त अचानक सुनाई देती है, फिर वो कहते हैं कि जी सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए बेहतर है, फिर कहीं से आवाज़ आती है कि सदारती निज़ाम ही में ही इस मुल्क की बका है। आप समझते हैं कि सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम फ़ेल हो गया, अब हमारी नज़रें या किसी की नज़र सदारती निज़ाम की तरफ? एक्चुअली ये बहुत पुरानी बहस है, और मैं पिछले दिनों इस्कंदर मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, उनके बेटे हुमायूं मिर्ज़ा जिनका अभी इंतकाल हुआ, उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा जनाब कि जब जो हाल हमने पॉलिटिशियंस का देखा, तो 4 साल के अंदर मेरे वालिद साहब यानी इस्कंदर मिर्ज़ा भी कन्विंस थे कि सदारती निज़ाम आना चाहिए। तो उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम जो था कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के लिए जो बना था, उन्होंने उसको एब्रोगेट किया 56 में है, और इस्कंदर मिर्ज़ा साहब सदर बना दिए गए। किस प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंशियल आइन बनाएंगे, फिर अयूब खान ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सदारती निज़ाम ले आए। ठीक है जी। तो ये बहस, अच्छा वो भी निज़ाम मिसकैरी हुआ, ये भी निज़ाम मिसकैरी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम से ज़्यादा अफराद जो कानून पर पाबंदी करें। कहीं ये ख्वाहिश पाई जाती है सदारती निज़ाम की? बहुत होगी, इट्स एन ओपन डिबेट हो सकती है, हो लोगों के जहन के अंदर हो। हाँ, डिबेट तो हम करते ना अपनी पार्टी में, इसमें कोई हर्ज थोड़ी डिबेट करने में। साहब, इमरान खान साहब कन्विंस नजर आते हैं इससे सदारती निज़ाम के हक़ में? मेरा ख्याल ये है कि ये प्रीमेच्योर गुफ्तगू है सारी, है ना। फ़िलहाल करप्शन ख़त्म करें, फ़िलहाल आवाम की ज़रूरियात को पूरा करें, फ़िलहाल डेवलपमेंट करें, रोज़गार मिले, इतने सारे इशूज़ हैं। महंगाई ख़त्म करें, या महंगाई कम से कम उसके साथ मैच करें इन तनख्वाहों के साथ। ठीक है, महंगाई लेकिन एक सिस्टम है जो वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है कि यानी कुछ महंगाई, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, वो चलता रहता है। बहुत कम ममालिक हैं जहाँ ज़ीरो इन्फ्लेशन हो, नहीं है, है ना। मगर ये कि महंगाई को ऐसे काबू में रहना चाहिए कि लोगों की रीच में भी रहे। सर प्लीज़ अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात को कंटिन्यू करेंगे। सर आपने आइन का भी जिक्र किया, आपने ईवीएम का भी जिक्र किया, आपने साफ शफाफ इंतखाबात का भी जिक्र किया, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का भी होना है जिक्र। ओवरसीज पाकिस्तानी की का वोट का राइट मिलने का हमेशा से नहीं, वोट तो राइट मिल गया, उसका सिस्टम बनाना, सिस्टम डेफिनेटली। अपोजिशन का कहना यह है कि हमारा जो पीडीएम की जो बुनियाद है, ये तमाम जो हमारी जदोजहद है, वो मुल्क में आइन की बालादस्ती की है, जो कि इस वक्त बहुत अच्छी बात, अगर ये इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात। वही कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क की सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। आज आप सदर पाकिस्तान की हैसियत से क्या ये बात वसूख से कह सकते हैं कि आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में मुल्क की कोई रोल नहीं है?
मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से होगा, रोल रहेगा, है ना। सियासी मामलात के अंदर इलेक्शन डे के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है, उनका रहेगा। मैं समझता हूँ कि हैज़र्ड्स के अंदर अर्थक्वेक ये वो हर चीज़ में रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर में रहेगा, हर जगह इस्टेब्लिशमेंट का रोल आइन के एतबार से रहेगा। इंतजामी मामलात है ना सर, आइन के मैं सियासी मामलात की बात करी हूँ, कौन हुकूमत चलाएगा, कौन हुकूमत बनाएगा, किसकी हुकूमत आएगी, नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। सारे पले बढ़े वहीं पर हैं, है ना। कब तक रहा आपको याद है? हमेशा रहा, हमेशा रहा। अब कब बहुत कम हो गया, मगर ये कि हमेशा रहा। भुट्टो साहब से आप लीजिए, भुट्टो साहब अयूब खान साहब के पसंदीदा थे, मार्शल लॉ के ज़रिए आए वो। उसके बाद जनाब आप नवाज शरीफ साहब को लीजिए, तो सारी पार्टीज़ वहीं बनी हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये बात पसंद है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल आइनी दायरे के अंदर रहे, और जो हमारी पॉलिटिक्स है उसकी मैच्योरिटी को सबसे बड़ा ख़तरा है करप्शन। पैसा आना हुकूमत में, पैसा लूटना और उस पैसे की बुनियाद पर दोबारा आना, ये जो साइकिल है, विशियस साइकिल, इससे अगर पाकिस्तान एक मतलब निकल गया तो फिर सारी चीज़ें रिलेटिवली आसान। सबसे बड़ा खतरा करप्शन है और सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए महंगाई का खात्मा है। जी हाँ, कैसे कम करें? और ये जो सारा जो अंबार हमारे ऊपर डालकर गए थे ना करप्शन का, है, उसकी वजह से ये महंगाई वाला मामला, और उसके बाद फिर भी काबू किया। देखो क्या काबू हुआ, ज़रा सा इसको पहचानो। सारे मैक्रो इकनॉमिक चीज़ें बेहतर हुई, आपका जीडीपी बेहतर हुआ, दुनिया का कम हुआ है, आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज आया उसके ऊपर बेइंतहा काम। आपने ऐसा पैसे नहीं थे उसके बावजूद आपने लोगों का रोज़गार 200 या 250 अरब रुपए एहसास के ज़रिए आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। जेब में पैसा नहीं था मगर कोशिश की पेट दबाकर अपना कि हुकूमत ने ये काम किए। तो सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं। अब क्या इंडिकेटर है, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिशिएंसी शुरू हुई कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है पिछले 2-3 महीनों के अंदर, इसको हैंडल करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएं। एक्सपोर्ट फिगर्स हर चीज़ में अच्छे हैं, हमेशा से ज़्यादा एक्सपोर्ट आप कर चुके हैं, हमेशा से ज़्यादा रेमिटेंसेस आप अख्तियार कर चुके हैं। तो ये जो आपने सवाल किया ना महंगाई का, ये एक फैक्टर से नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है। सारे पहिए इस गाड़ी के ठीक तरह से जब चलेंगे तो इंशाल्लाह महंगाई भी काबू में। ठीक है, अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत के देख रहे हैं इंशाल्लाह। ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो होती है, प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली, अच्छा है ना। मैं समझता हूँ कई एक वजूहत है ना कि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। देखो ना, सारे इंडिकेटर्स इकोनॉमी के सारे मैक्रो तो एक साल से पॉजिटिव थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे मिनिस्टर्स द्वारा कभी डिप्रेस होते थे तो मैं उनसे कहता था कि ये मैक्रो जब इंडिकेटर्स होंगे तो माइक्रो लेवल पर भी इसके असरात होंगे। अब आप अगर कराची जाएं, मिसाल देता हूँ, कराची मेरा शहर है, मैं बात कर सकता हूँ। आप इस्लामाबाद भी मेरा भी शहर अच्छा, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी मजदूर की तनख्वाह खुद ही बढ़ गई है ना, और 1.5 गुना हो गई है। राज जो हैं उनकी डबल हो गई है ना। गारमेंट इंडस्ट्री में उनको मजदूर मिल नहीं रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, पिछले दिनों मैंने एक इश्तिहार देखा 2-2.5 पेजेस का, बड़ा बल्कि आपके डॉन के अंदर भी था 2.5 पेजेस का, कोई पिछले हफ्ते। अच्छा, उसके अंदर नौकरियों का इश्तिहार था, किसी बैंक ने दिया था मोस्ट प्रॉब्ली, और आखिर में उसने लिखा था कि जी हम औरतों की एम्प्लॉयमेंट और डिफरेंटली एबल्ड लोगों को चाहते हैं कि वो अप्लाई करें ज़रूर। कितनी अच्छी चेंज आनी शुरू हुई है ना। अब ये मैसेज आम हो गया। आपने डॉन अखबार का जिक्र किया तो फवाद चौधरी साहब को बता दीजिए कि डॉन अखबार एंटायर स्टेट नहीं है, गद्दार नहीं है। नहीं, गद्दार तो कोई भी नहीं कहता होगा। नहीं, वो एंटायर स्टेट और ये सारी बातें करते हैं ना। अभी हाल ही में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में ये गद्दार तो नहीं है, मगर ये कि वो आपकी पॉलिसीज कुछ बायस चलती रहती हैं। मैं कहता रहता हूँ सर, आपको सूट नहीं करती तो बायस है, आपको नहीं, सूट करेगी तो मैं बड़े वजन से देखता हूँ। और आप लोगों को भी मैं एक किताब रॉल्फ डोबेली की है, आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि अपने बायसेस से आदमी कैसे निकल सकता है। तो मैं बायस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत एक ही चीज़ के अल्फाज के चुनाव से आप जो फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ अपनी तकरीर में अल्फाज के चुनाव से। उसके अंदर जब तक मीडिया अपने साथ इंसाफ नहीं करेगा तो ये फेक न्यूज़ की जो वबा है और अपने टिल्ट से लोगों को मुतासिर करना है, ये रहेगा ज़रूर।
मगर ये नुकसानदेह कैफियत तक ना पहुँचे। सिर्फ फेक न्यूज़ के हक में तो कोई भी नहीं है, उसको काउंटर करना सबकी जिम्मेदारी है। और ये कहना आसान है, आपने कह दिया, आप गुजर गए, डॉन न्यूज़ आज़ाद हो गया कि फेक न्यूज़ की जिम्मेदारी सबकी है, सबकी है, आपकी है सबसे ज़्यादा, हमारी है। जिसके पास भोंपू है ना, हाँ, तो लाउड हमें ये राइट दीजिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा है। हमें ये राइट दीजिए, हम पे पीएमडीए जैसे हमेशा राइट था आपके पास, ना कीजिए। हमेशा से आपके पास राइट था, आपके लिखने पर आपको राइट नहीं है। सर मसला ये रहा कि जब 2014 में आप लोगों की जमात धरने दे रही थी और मीडिया 24 घंटे उसकी लाइव ट्रांसमिशन उसकी चल रही होती थी, तो सारी चीज़ों को अगर एक ही तराजू में डाल दोगे कि जब हम धरने दे रहे थे तो आपने सपोर्ट किया, अब आप अगर करप्शन को सपोर्ट करें तो आप बराबर हो गए, नहीं बराबर हुए। हम दोनों चीज़ों में नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आपने जैसे मिसाल दी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। लिहाजा जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनको आप तराजू के अंदर बराबर रखें। तो मैं तो आपसे चैलेंज करता हूँ, आपको अपने घर में, आपके घर में चैलेंज करता हूँ कि जिन करप्ट एलिमेंट्स को आप पूरा मौका टेलीविज़न पर दें, उनको अपने घर में बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। क्यों? मेरे बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाएगी। मैं घर में तो एहतियात कर लूँ, मगर टेलीविज़न को मैं आज़ाद दे दूँ कि ये जो फॉल्स सेंस ऑफ वो है, क्या कहते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस किसी हद तक सही है, आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस ओपिनियंस के अंदर कीजिए, मगर चोरों को और जो चोर नहीं है उनको बराबर करके खड़ा कर दें। आप कौम को तबाह कर भी नहीं करेंगे। इंटेंशंस बिल्कुल दुरुस्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस तो ठीक है, बट बात मान लिया आपने। सर बट हाँ, आप जो मीडिया के पुराने लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुराने सहाफ़ी हैं, जो इंटेलेक्ट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लीजिए। इतना सीधे राज में रख वो लेना चाहिए, क्यों किया वो लेना चाहिए। मगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 20-30 साल से तो मैं वाकिफ़ हूँ कि मीडिया कहता है जी हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, नहीं होता सेल्फ कंट्रोल। सिर्फ एक इदारा है जो कहता है जी हम खुद अपने, आप हमें हाथ नहीं लगाए, कोई कानून मत बना, हम खुद कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा करो भाई। अच्छा, और फेक न्यूज़ जो है ना, ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, फेक न्यूज़ दुनिया का इशू है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फेक न्यूज़ था, अमेरिकन कौम को गुमराह किया गया, उसकी बुनियाद पर लाखों को मार दिया, फेक न्यूज़ था ना, हकीकत तो नहीं थी उसमें कुछ। सर फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता, नहीं, मगर देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फिर मसला तो खुद करो हैंडल, हम तो तैयार हैं, आप खुद हैंडल करें। इख्तियार हम खुद करें। नहीं, आपके पास कब से अखबार है, ये 70 साल से तो अखबार है मिसाल के तौर पर, तो हैंडल करते हैं आप। आप दुनिया को साबित करें कि जी हमारा स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और फवाद चौधरी साहब से कहें कि छुपाएं ना, ड्राफ्ट दिखाएं और फिर उस पे सबको बुला के उस पे बात करें। ड्राफ्ट आने तो दो ना सामने। सर यही तो मैं कह रही हूँ, आप पहले से शोर मचा रही, अभी ड्राफ्ट आने तो दो, आएगा फिर बहस करेंगे। अच्छा सर ये बताएं, ट्विटर कौन हैंडल करता है आपका? मैं खुद। तो ये जो पिछले दिनों वो इसके लिए क्या था? हुआ ये कि वो वेट था मेरा फोन और जेब में था, ओके, तो वो चल रहा था अपने आप ही और वो पूरा ट्रेंड बन गया। वैसे मगर ऐसे बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं उसको ऑफ करके कर लूँ ना, तो बगैर फेशियल रिकग्निशन के ऑफ नहीं होगा। मैं उसको देखते देखते जेब में जब रख लूँगा तो वो बटन दब जाएंगे। फेक न्यूज़ के हवाले से आपको एक और बात बताओ ना, एक गीबत और एक फेक न्यूज़ बड़ा पाकिस्तान का नुकसान पहुँचा रही है। अच्छा, फेक न्यूज़ का हाल ये है अब कि मुझे अगर इन्फ्लुएंस वो करना चाहें तो मेरा ओपिनियन पिछले 20 साल की ट्विटर में से निकालेंगे और मुझे फीड करेंगे, उसमें 2% जहर डालकर। मेरे 98% मेरे मर्ज़ी का ओपिनियन होगा, उसमें 2% जहर डालेंगे। ये कहाँ किया इन्होंने? ये अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर हुआ है ना, कि जो अमेरिका कह रहा है कि रशियन फेक न्यूज़ मेकर्स ने यही किया कि बंदों को आइसोलेट कर करके उनको जहर फीड करके किसी पार्टी के ख़िलाफ़ किया। अच्छा, तो दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, एक तो ये है, मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक कैफियत है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, गीबत। अच्छा, गीबत क्या है? और ये मीडिया बड़े मज़े से इस पर मज़े करता है, मज़े उड़ाता है, पैसे बनाता है, अपनी रेटिंग्स बढ़ाता है। गीबत ये है, हुकूमत इसके बड़े मज़े लेती भी रही है। अच्छा सुने, गीबत करता है। अच्छा, मैं तो पब्लिक से चाहता हूँ, मैं मीडिया तो बीच में आ जाता है। मीडिया ने मेरे मुतालिक एक फेक न्यूज़ निकाला था, मैंने उनको मैंने मजमून लिख दिया अखबार में टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मगर मैं बता रहा हूँ गीबत है क्या। गीबत यह है कि मैंने कोई वाक़या देखा जिसमें औरत भी इन्वॉल्व थी। मैंने आकर, मेरी अम्मा ने पूछा तुम्हें देर हो गई, तुम क्या हुआ? तो मैं उनको बताऊंगा बड़े वालदा के साथ अपने चॉइस अल्फाज मुख्तलिफ करके ना, इज़्ज़त एहतराम तरीक़े से। अच्छा, उसके 1 घंटे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा,
वहाँ जिस गैर जिम्मेदारी के साथ जो मेरा माहौल होगा दोस्तों के साथ, वहाँ जो अल्फाज का चुनाव होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ग़ीबत यह है कि मैंने कहीं दोनों बातें हैं एक ही वाक़े के मुतालिक, दोनों सच्ची हैं। ग़ीबत यह है कि मेरी दोस्तों के दरमियान की गुफ्तगू के 5 सेंटेंसेस मेरी वालदा को सुना दिए जाएं, हाउ वुड शी फील। तो आजकल जो है बीच में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो जब आप वो बुलेट्स भी निकालते हैं ना मेरी गुफ्तगू के, आप निकालेंगी फर्स्ट है ना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस निकाल लेंगे कि इन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। अच्छा, और ये लोग अल्लाह ताला इससे दोनों से, फेक न्यूज़ से, फासिक के एतबार से कहता है और ग़ीबत के एतबार से भी कहता है भाई का गोश्त खाओगे, क्योंकि इतनी मोहलिक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपके टाइम का हमसे गुफ्तगू जो मीडिया पर मैंने बात की वो दिल में ले लीजिएगा, आमतौर पर कहते हैं दिल में मत लेना दिल में ले ली, नोट कर ली, इस पे मजीद कभी बात करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह इसीलिए और इसी एक लाइटर नोट के साथ प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।